Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So for the as part of the interview series, आज मेरे साथ है राशि, जिनको मैं आईसीआर पुणे में पेडागोगी वर्कशॉप के टाइम पे मिली थी and she is doing her PhD. I mean, she completed her PhD from AIIMS New Delhi. So she is like very much motivated and towards the biomedical application. So when you hear like from listening to her, आपको पता चल जाएगा वो कितनी enthusiastic है. So it's really nice, and on to her PhD, she has also gone for the student exchange program. जैसे कि थोड़ा काम आप इंडिया में करते हैं, थोड़ा सा काम आप बाहर करते हैं. तो she's gonna share with us and explain like how she applied for that exchange program, कैसे किया है एंड कैसे फॉर्मेट रहते हैं, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए. सो वो सारे डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रही हैं आज. So let's hear her story and let's know about like AIIMS में किस तरह से PhD की जाती है, किस तरह से apply किया जाता है, and what are the other modes of joining for the PhD at AIIMS. So let's listen to her. Hello Rashi, how are you? I'm good, Ruby. How are you? I'm also doing good. So thank you for accepting my invitation. Recently I came to know that you have submitted your thesis. Congratulations for that. Thank you. Yeah. So basically, what I want is like you have done you have completed your PhD from AIIMS. So like what motivated for you to the research, and कैसे आप AIIMS में गए, कैसे अप्रोच किया, कैसे आपने अपनी रिसर्च जर्नी शुरू की, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए. Yeah, sure. Thanks for inviting me here. And I would like to start from my MSc things. I have done the MSc in the geology. उसके बाद हालांकि biomedical science is completely different from the geology. To be very true, first of all, I registered in the Forest Research Institute, Dehradun. This is pure geology background. So I just कि हाँ कि मेरी MSc geology में है, तो मैं चलो PhD भी इसी फील्ड में कर लेती हूँ. तो मैंने FRI ज्वाइन किया. I spent 1 year, I think, 1 year I spent in the FRI. बट पता नहीं वो जो काम था, हालांकि MSc जियोलॉजी में थी, बट वो मुझे कभी अप्रोच नहीं किया. मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये तो अजीब सा है, टैक्सोनॉमी क्यों कर रही हूँ, डाइसेक्शंस क्यों कर रही हूँ, इससे मुझे इन फ्यूचर क्या मिलेगा. तो वो एक पॉइंट था. तो फिर मैंने उसे फाइनली सरेंडर कर दिया एंड आई क्विट द FRI. उसके बाद मेरा यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसका एप्लीकेशन मतलब डेली लाइफ में आप कर सको. आप किसी को समझाओ कि मैं तो सामने वाले को समझ में आए कि हाँ ये करने से सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हो आप. तो यही था कि कुछ ऐसा जो वेट मतलब इस तरह का हो जो बाद में ट्रांसलेशनल काइंड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल बायोलॉजी होनी चाहिए. तो जिसका बेंच टू बेड साइड आप लेके जा सको, और सामने वाले को समझा सको कि हाँ मुझे ये इसलिए किया है. तो दैट इज द मेन पर्पस कि मैं बायोमेडिकल साइंस की तरफ इंक्लाइंड हो गई कि जियोलॉजी नहीं करते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जो डेली लाइफ में मतलब डिजीज मॉडलिंग अगर कुछ करते हैं, डिजीज बेस्ड करते हैं, तो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी कुछ कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो यही है कि दिस इज द मोटिवेशन कि कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी के लिए किया जा सके. और अगर हम ह्यूमन हेल्थ पे काम करते हैं तो डायरेक्टली लिंक टू सोसाइटी. तो दिस इज द मोटिवेशन यू कैन से. तो दिस इज माय मोटिवेशन टू ज्वाइन द AIIMS. अच्छा. तो AIIMS में आपने ज्वाइन किया तो कैसे किया? लाइक PhD एंट्रेंस एग्जाम था या कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, कैसे किया? हाँ, AIIMS में क्या, AIIMS का अपना ऑल इंडिया एग्जाम होता है फॉर द एडमिशन इन द AIIMS. उसमें ये है कि अगर आप JRF है, गेट है, नेट है या DBT कुछ भी है, तो वो आपको केवल वेटेज देते हैं. उसके बेसिस पे AIIMS में एडमिशन नहीं है. दे विल गिव, वो भी एट द टाइम आई ज्वाइन इन 2015, उस टाइम वेटेज भी नहीं था. दे डोंट केयर कि आपके पास CSIR है या UGC है, DBT, ICMR कुछ भी हो. उससे बस आपको इतना बेनिफिट था कि आपको आपकी फेलोशिप मिल जाएगी. अच्छा. दे डोंट गिव यू वेटेज फॉर एनी फेलोशिप. अच्छा. हाँ. बट फ्रॉम नाउ 2017 ऑनवर्ड्स, अब उनका ये है कि एग्जाम वो अपना ही लेते हैं. यू हैव टू क्वालिफाई द AIIMS रिटन एग्जामिनेशन, देन दे विल टेक योर इंटरव्यू,
then you have to clear the interview, and on the basis of written exam and interview they make a merit list. अब वो ये करते हैं कि अगर आपका कोई एग्जाम क्लियर है, डीबीटी, सीएसआई और एनी, तो वो आपको 5 मार्क्स 10 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम वो आपको वेटेज देते हैं. अच्छा. तो आपको एम्स का अपना पर्सनल जो एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू परस्यू इन द एम्स. उनका ईयरली 2 बार एडवर्टाइज करते हैं, जनवरी एंड अगस्त. तो आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गिव द इंटरव्यू एंड देन यू कैन टेक एंट्री इन द एम्स. अच्छा, तो जैसे एम्स में भी ऐसा रहता है क्या, वो लोग लिस्ट देते हैं क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है? जैसे बाकी इंस्टीट्यूट में कैसे रहता है, वो बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर गाइड के अंदर ये टॉपिक है. अच्छा, ठीक है. यहाँ पे गाइड सिस्टम तो नहीं है. यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो जो उनका जो वो निकलता है एजेंडा, जब निकलता है एडमिशन उसका, एक तरह से क्या बोला चाहिए, ब्रोशर जो उनका निकलता है पीएचडी एप्लीकेशन का, तो वो हर डिपार्टमेंट में आपको सीट्स मेंशन करते हैं कि इस बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है, इस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स हैं. अब एक नया क्राइटेरिया भी आया है जो अभी पहले नहीं था जब मैंने एडमिशन ली. डिपार्टमेंट दो तरह से सीट एडवर्टाइज जाती है. एक सीट फंडेड, मतलब उसके लिए यू कैन ज्वाइन द प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी चल रहा है, और वो उस प्रोजेक्ट के थ्रू फिर आपको पीएचडी करा देंगे. अच्छा. और आपको जो पीएचडी की फेलोशिप है वो प्रोजेक्ट के थ्रू मिलती रहेगी. तो दिस इज द, हाँ, वन मोड है कि अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है तो, और अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट डिपार्टमेंट जो ऐसी पोस्ट, मतलब ऐसा पीएचडी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं जो वे खुद फंड कर सकते हैं. अच्छा. सेकंड है कि वो ऐसी पीएचडी पोस्ट निकालते हैं, पोस्ट मतलब पीएचडी एप्लीकेशंस निकालते हैं जिनमें आपके पास खुद की फंडिंग होनी चाहिए. तो दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं. जिनका नेट गेट ये सब क्लियर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें सैलरी गवर्नमेंट से मिल जाएगी. और जिनके पास अगर ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. उन्हें अप्लाई करना चाहिए उस पोस्ट के लिए जो एम्स खुद फंड कर रहा है. बेसिकली जैसे सपोज बायोटेक का डिपार्टमेंट है, दे एडवर्टाइज 8 पोस्ट, तो दे मेंशन कि 4 पोस्ट तो हम वो रख रहे हैं जो हम खुद फंड करेंगे, और 4 पोस्ट वो है जिसके लिए आपको खुद की फंडिंग होनी चाहिए. तो वो इन बोथ कैटेगरीज यू कैन अप्लाई. अगर आपके पास फंडिंग है तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो, नई फंडिंग है तो प्रोजेक्ट वाली पोस्ट पे अप्लाई करो. अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एडमिशन का. हाँ, तो राशि फिर आपका क्या टॉपिक था पीएचडी का, किस तरह का काम था? मेरा जो एम्स में रजिस्ट्रेशन है दैट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन. अच्छा. लंग मेडिसिन होते हैं, चेस्ट मेडिसिन यू कैन से. तो मैंने जो अपना काम किया है वो किया है, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड सार्कोइडोसिस. रेयर डिजीज है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सार्कोइडोसिस. इट इज अ लंग डिजीज एंड इसके जो मैनिफेस्टेशन है दिस इज सिमिलर टू ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस एवरीबॉडी नो इन इंडिया. तो अगर आप क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस एंड सार्कोइडोसिस लुक लाइक सेम इन मोस्ट ऑफ केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, बट देयर आर सम केसेस जिसमें पेशेंट आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि मुझे खांसी है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर है. तो वो सिम्टम्स आर कॉमन बिटवीन टीबी एंड सार्कोइडोसिस. तो कभी कभी क्लिनिशियंस को प्रॉब्लम हो जाती है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये टीबी है या सार्कोइडोसिस है. And both of disease are completely different in terms of medication you can say. एक में हम देते हैं ऐसी ड्रग्स जो आपके, टीबी में हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो आपके इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को बूस्ट करती है. सार्कोइड में ऐसी ड्रग्स देते हैं जो आपके इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को रिड्यूस करती है क्योंकि वहाँ पहले से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है. तो बेसिकली मेरा पर्पस था कि कुछ और ऐसे मार्कर आइडेंटिफाई करना जिनसे हम टीबी और सार्कोइडोसिस की बीमारी को डिफरेंशिएट कर सके. हमें नहीं तो सार्कोइडोसिस का पता लगाने के लिए बायोप्सी करनी पड़ती है जो इन्वेसिव प्रोसीजर है सम रिस्क, मतलब अनकंफर्टेबल टू पेशेंट. हर पेशेंट रेडी नहीं होता कि भैया बायोप्सी करानी पड़ेगी आपको. तो माय पर्पस वाज टू आइडेंटिफाई सम इजी मार्कर्स जिनमें हम ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मार्कर अगर इतना है तो टीबी होगा और ये मार्कर अगर इतना है तो सार्कोइडोसिस. अच्छा, नाइस. इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सार्कोइडोसिस. हाँ हाँ.
मुझे ये भी पता चला था कि आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर भी गए थे, तो उसके लिए आपने हाँ कैसे मैं अप्लाई किया? हाँ मैं अपने 4th ईयर में गई थी न्यूटन भाभा अच्छा। फेलोशिप के थ्रू लंदन गई थी, इंपीरियल कॉलेज। हाँ। तो एप्लीकेशन बस ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है, हर साल वो एडवर्टाइज करते हैं न्यूटन हम्म। बाबा फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन। यू जस्ट हैव टू हम्म। फिल दैट एप्लीकेशन इन द अगस्त सितंबर में मोस्टली वो निकालते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। तो अच्छा। मैंने जस्ट उसका नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे होता है, जैसे तो नहीं की थी नॉर्मल। उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं देना होता, यू हैव टू आइडेंटिफाई मेंटर इन द यूके। हाँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ कॉलेज एंड ए मेंटर इन द यूके। वो आपको एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, वो आपकी फेलोशिप सपोर्ट करेंगे, आपके आने के लिए आपको मतलब स्पेस देंगे बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी में। और हाँ। उसके बाद जर्नल एप्लीकेशन है, आप fill करो। और हाँ। बस उनकी मेरिट के बेसिस पे है, मतलब जस्ट आपके एप्लीकेशन इज क्वाइट कि मतलब बहुत से क्यों जाना चाहते हो, क्या करना हम्म। चाहते हो, क्या फायदा हो, तो वो है साइंटिफिकली बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो आप अपना वर्क प्लान दोगे बस कि आप हम्म। वहां जाके क्या करना चाहते हो। तो जस्ट यू हैव टू फिल दैट एप्लीकेशन और फिर उसके बेसिस पे। नाइस नाइस। काफी बेनिफिट होता होगा ना, क्योंकि आपको भी एक नया एक एटमॉस्फेयर मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा। कितना 6 मंथ्स का रहा होगा, 1 ईयर का? हाँ, कि वो उनका है 2 to 4 months, 2 is the minimum and 4 is the maximum. So I अच्छा। went for 4 months and yeah, it's very good, it's very beneficial, क्योंकि एक तो अगर आप जैसे मैं यहाँ पे टीबी पे काम कर रही थी, तो मैं वहां पे उसी लैब में गई थी जहाँ पे टीबी पर काम होता था। हाँ। तो हाँ। आपको पता चलता है कि आप जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उनमें और एडवांसमेंट आप कैसे कर सकते हैं। देयर आर हम्म। सो मेनी टेक्निक्स जो हम यहाँ पे करते हैं, टेक्निक सेम है लेकिन उनका एक एडवांस वर्जन वहां पर होता है। हाँ। तो बहुत सारा चीजें हैं, यहाँ का वर्क एटमोसफेयर कैसा है, वहाँ का वर्क एटमोसफेयर कैसा है। तो हम्म। यू गॉट बेनिफिट, आपके एक सबसे पहले साइंटिफिक क्वेश्चन जाते हैं जो बाद में अगर आपको पीडीएफ करना है, कुछ करना है, तो उससे भी आपका हेल्पफुल होते हैं। हम्म। तो हाँ, बेनिफिट तो बहुत है, आपको एक एक्सपोजर, बहुत अलग तरह का एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ, कि काम करने के कितने और तरीके हो सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें और कितना ऐड करते हैं, तो अच्छा रहता है। नाइस नाइस नाइस। अभी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे हमें बाहर एक्सपोजर से मिल जाता है 2 महीने का या 4 महीने का, तो जैसे कि अगर सपोज अभी आपको पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना हो, तो क्या वो सेम मेंटर हमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, मतलब मेरा अभी ऐसा कुछ मतलब अगर सब किसी का इनिशियली हम्म। प्लान है ही कि मुझे जाके बाद में पीडीएफ करना ही है, तो बेटर हम्म। है कि आप जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, हम्म। मेक अ रिलेशन मतलब जहाँ पर आप जा रहे हो, उनको वो हाँ। मेरे हिसाब से वो पहले क्लियर कर देना चाहिए कि यार मेरा ये मेरी बेसिक वाली है, हाँ। वेरी मच लैब, तो बिल्ड कर लेते हो जब वहां जाओ। हाँ। तो आई यस। थिंक उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब उनको पहले ही क्लियर कर दोगे कि मैं यहाँ आया हूँ, 1 साल बाद दोबारा यहाँ आने का मन है, हाँ। तो I think वो आपको सपोर्ट ही करते, क्योंकि उनको भी आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है एंड हम राशि से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बट एनीवेज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कैसे एम्स के लिए आपको अप्रोच करना है, कैसे उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, अगर आप सीएसआर क्वालिफाइड है तो कितना वेटेज आपको मिलेगा। बट लाइक अभी जैसे आपको पता चल गया, सो इवन इफ यू आर सीएसआर क्वालिफाइड, इफ यू हैव आईसीएमआर डीबीटी कुछ भी हो आपके पास, आपको स्टिल एम्स का एग्जाम लिखना ही पड़ेगा एंड प्लस द इंटरव्यू। सो गाइस, डोंट वरी, बिकॉज whatever you prepare for your CSR, it is going to be same for the AIMS also. ऐसा नहीं कि syllabus कुछ और होगा। So this is also a better option अगर आप CSR labs में नहीं जाना चाहते, if you want to be in biomedical field, तो AIMS बहुत अच्छा option है and you know that it is number 1 hospital in India.
एम्स दिल्ली, राइट? सो दैट्स ऑल। अगर कोई डाउट है जो मेरे हिसाब से मैंने नहीं पूछा, अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। एंड या, सो दैट्स ऑल। सो ऐसे ही मैं और कलीग्स और फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना अपना एक शेयर करें फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स see and let's continue with this interview series, because I'm sure listening to their experience is going to give you certain ideas कि किस institute में, किस research centers में आपको किस तरह के approach रखना चाहिए, ठीक है? So guys, I hope you like this video. Let me know through your comments and hit that like button as soon as you watch this video. So guys, till then, take care.